Welcome in our channel Concept Era. In last video, we have started chapter 1 and we have done 4 principles given by Taylor. Now we will continue with the techniques of Taylor. So let's begin. In last video, we have done these meaning of principles of management, nature of principles of management, and significance of principles of management with 4 principles given by Taylor: science, not rule of thumb; harmony, not discord; cooperation, not individualism; and 4th one is development of workers with their greatest efficiency. So now we will start techniques. We will start our techniques with a functional foremanship. In functional foremanship, पहले मैं आपको इसको एक बहुत सिंपल ले ऑफ मैनर में बताती हूँ. In functional foremanship, यहाँ पर क्या होता है कि we have divided 2 parts in our organization. मतलब वर्कर्स के ही हमने 2 पार्ट्स कर देते हैं. One part is doing for planning department and second is doing production department. हम इसमें 8 specialist worker appoint करते हैं. Those who are already a worker but they are playing a extra role in your organization as a worker. Like आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये काम भी कर रहे हैं और काम के साथ कुछ सरप्लस वर्क भी कर रहे हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, लाइक आप सभी के स्कूल में स्कूल पार्लियामेंट होती है, स्कूल कैबिनेट होती है, तो आप सब स्टूडेंट भी हैं लेकिन उस स्कूल कैबिनेट के स्कूल पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होते हैं. कोई स्पोर्ट्स कैप्टन होता है, वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन होता है, हेड गर्ल, हेड बॉय, वाइस. तो इस तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं. सेम इसी तरीके से अगर हम इसमें आते हैं तो हमने यहाँ 2 वर्कर्स के ही 2 डिपार्टमेंट्स कर दिए, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. एंड 4 फोरमैन्स आर हियर एंड 4 फोरमैन्स आर हियर. प्लानिंग डिपार्टमेंट जो वर्क करता है वो ये करते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर में 4 स्पेशल वर्कर्स आते हैं, लाइक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन. इसको मैं आपको एक चार्ट ड्रॉ करके बताती हूँ, आप उससे देखिएगा. यस, दिस इज द फंक्शनल फोरमैनशिप. दीज आर द फोरमैन्स, दोज हु आर डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क विद देयर ओन पर्टिकुलर वर्क. जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर होता है, जैसे आपके अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो आपके स्कूल के ही जो टीचर्स होते हैं वो आपके क्लास टीचर्स भी होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स भी होते हैं, रूट इंचार्जेस भी होते हैं, हाउस इंचार्जेस भी होते हैं, डिसिप्लिन इंचार्जेस भी होते हैं. इसी तरीके से कुछ आप ऐसा ही इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं. तो दिस इज द प्लानिंग डिपार्टमेंट. लुक, इन लोगों का ये काम होता है, जितने भी ये 4 क्लर्क हैं, कि जो वर्कर आएगा तो वो क्या करेगा इसकी प्लानिंग ये पहले से करके रखते हैं. ओके, लाइक रूट क्लर्क. रूट क्लर्क का काम है प्रोसेस, और आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. मीन्स कौन सा वर्क पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किसके ऑर्डर को पहले प्रिपेयर करना है, किसके ऑर्डर को बाद में प्रिपेयर करना है. These all work is done by root clerk. रूट से ही आप इसको कर सकते हैं, आइडिया इमेजिनेट कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क रूट इंचार्ज को फॉलो करते हुए आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, that whose work will go first and second. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का वर्क होता है, ये टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाते हैं, कितने टाइम में कितना काम होना है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना यूनिट प्राइस आना चाहिए, ये इनका काम है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. लास्ट में आता है आपके पास disciplinarian. They'll take overall discipline that
जो वर्क है इज इट गोइंग स्मूथली और नॉट, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग वर्क इज गोइंग ऑन और नॉट गोइंग ऑन. If there is any kind of deviation, they'll try to remove and all. अब सेकेंड ग्रुप है वर्कर्स का जो गैंग बॉस. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैं अगर बात करती हूँ तो वो है हमारा गैंग बॉस. गैंग बॉस रूट क्लर्क को फॉलो करते हुए जितने भी उनके पास वर्कर हैं ये अरेंज करेगा रॉ मटीरियल्स, टूल्स, etc. Whatever the worker wants or at the time of production. For example, मैं आपको बताती हूँ like हमारी जीन्स बनाने की फैक्ट्री है, तो अब जीन्स जो बननी है किसका ऑर्डर कैसे होना है कैसे नहीं बनना है वो सब इन्होंने सेटल कर दिया. गैंग बॉस का काम है कि वो मशीन पर आने से पहले किसी भी वर्कर के उस मशीन पर उस जीन्स का रॉ मटेरियल, उससे रिलेटेड जितना भी सामान है लाइक बटन्स, चेन, पॉकेट्स, एनी काइंड ऑफ टैग, जो भी उसमें रिक्वायर्ड सामान है, इंच टेप, सीजर, जो भी वहाँ मिसिंग है या जो भी वहाँ खराब था, ठीक था, वॉट एवर इट इज, दैट होल रॉ मटीरियल कैन बी अरेंज्ड बाय गैंग बॉस. ये गैंग बॉस ने वहाँ अरेंज कर दिया है ताकि वर्कर आएगा और उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि आपको इस नंबर की इतनी जीन्स आज बनानी है एंड द वर्कर इज डूइंग हिज और हर वर्क. स्पीड बॉस टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को फॉलो करेगा कि जो वर्क है वो उस स्पीड से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने जो शीट बनाई थी उसने बनाया था कि एक दिन में हमें एक वर्कर से 10 जीन्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल. तो टाइम एंड जो स्पीड बॉस टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के अकॉर्डिंग बार बार एग्जामिन करेगा कि वर्क इज गोइंग ऑन, आप जो वर्क कर रहे हैं हाफ डे में कितनी जीन्स बन गई, वो उसका काम है. बीच बीच में वो एक बार सबसे फीडबैक लेता रहेगा. नाउ द टर्न इज रिपेयर बॉस की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी मशीन्स हैं, दीज ऑल मशीन्स शुड बी in a working conditions. Since कि जीन्स बनाने की फैक्ट्री है हमारी और मेरे पास एक पर्टिकुलर हॉल में 20 मशीन्स विद 20 वर्कर्स हैं, तो आई टेक अ शीट सभी वर्कर्स के उठने से पहले आधा घंटा पहले या 40 मिनट्स बिफोर मैं राउंड लूँगी और मैं एक कॉस्ट शीट, अपनी एक शीट बनाऊंगी मशीन वाइज. लाइक मशीन नंबर 1 आई विल आस्क फ्रॉम वर्कर दैट इज इट वर्किंग, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, एंड आई विल मार्क ओके. मशीन नंबर 2 पे मुझे वर्कर ने कहा कि मैम मशीन जो है वो हैवी चल रही है या इसमें थोड़ी ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मशीन नंबर 2 के सामने मैं लिखूंगी ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग. मशीन नंबर 3 ओके, 4 ओके, 5 ओके, 6 पर फिर मैं आती हूँ. तो 6 पर मुझे बताया जाता है कि मैम इस मशीन की बेल्ट ख़राब है और सुबह से थोड़ा परेशान कर रही है ये, या हाफ डे के बाद से थोड़ी दिक्कत आ रही है, प्लीज़ आप इस पर देख लीजिएगा. मैंने वहाँ लिख दिया उसकी बेल्ट में प्रॉब्लम है. इस तरीके से मैं 20 मशीन्स की एक शीट बनाऊंगी. अब जाने से पहले मुझे वो शीट या जो फीडबैक मैंने लिया वो मुझे अपने इंजीनियर को देना होगा या सुपरवाइज़र को देना होगा, जो भी मेरा इमीडिएट सुपीरियर है या जो भी ऑथराइज पर्सन है, मैं उस पर्सन को वो सारी फीडबैक दूंगी. अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, इसका फ़ायदा ये होगा कि कल वर्कर्स के आने से पहले उन मशीन्स को रिपेयर कर दिया जाएगा. एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपेयर बॉस कि जब वर्कर आए तो उनके आने से पहले ही वो मशीन्स प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. And the last one is inspector. Inspector is for quality check. Quality check. ये जो इंस्पेक्टर है ये चेक कर रहा है आपकी क्वालिटी कि जो आपने वर्क किया है या जो भी जीन्स अंडर प्रोसेस थी बन रही हैं वहाँ पर जो वर्क है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है.
मतलब किसी भी प्रोडक्ट में, किसी क्वालिटी में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सारी जो जीन्स हैं, सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो प्रॉपर वर्किंग हैं, तभी वो उसको पैकिंग के लिए भेजेगा, डिस्पैचिंग के लिए भेजेगा, अदरवाइज नहीं भेजेगा। अब ये जितने भी लोग हमने अपॉइंट किए थे, इनका वर्क है कि ये सब मिलकर वर्कर्स को गाइड करेंगे दिस वे। These all are instructing to our workers so that the work will be go in a smooth manner, effectively and efficiently, and definitely you will get your organizational goal. Now अब हम आते हैं अगली टेक्निक पर। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। Yes, our next technique is standardization and simplification. Standardization means standard. अब standard से क्या मतलब आता है? Standard से मतलब आता है हमारा कि हम किसी भी प्रोडक्शन में, सॉरी, नाउ स्टार्ट। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइज मीन्स वी विल हैव टू यूज ऑल द स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स while we are producing any product. जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई यूनिट बना रहे हैं, मैं कहती हूँ कि इवन अगर आप एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, एक टी स्टॉल भी चला रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, आपके जो टूल्स हैं, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सब सेम कैटेगरी के, सेम स्टैंडर्ड के होने चाहिए हर बार, so that you can manage the quality of the product. It will remain same all the time and that the consumer needs. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट रन करते समय भी मुझे मेरे ऑयल, बटर, घी, स्पाइसेस, इन सब का बहुत स्पेशल ध्यान रखना होगा कि मेरे जितने भी टूल्स हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, वो सारे सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी मैंने कोई यूज़ कर लिया, कभी मैंने कोई यूज़ कर लिया, तो हर बार जो रेस्टोरेंट में कंज्यूमर्स आ रहे हैं उनके लिए वो टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। आप हमेशा कहीं भी जाते हैं, आपको टेस्ट हमेशा सेम मिलता है। दिस इज द टेक्निक दैट वी शुड यूज, स्टैंडर्डाइजेशन। इसी के साथ एक और आती है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स you will have to eliminate superfluous and unnecessary range of the product. आप कोई भी एक प्रोडक्ट पर वर्क कर रहे हैं, आपको सिंपल तरीके से उस पर वर्क करना है। लाइक आप कोई रेंज निकाल रहे हैं, कोई साइज निकाल रहे हैं, तो आपको एक सिंपल मैनर में वर्क करना है, क्योंकि आप सुपरफ्लूअस रेंजेस निकाल रहे हैं, साइजेस निकाल रहे हैं, तो इट विल कलेक्ट योर इन्वेंटरी और वो आपको लॉस देगी। फॉर एग्जाम्पल, एक केस स्टडी आई थी CBSE में 2 years बैक, that there was a restaurant and that restaurant offered 11 to 12 types of coffee flavor and earlier stage पर वो जो रेस्टोरेंट था, it was doing good, okay लगा उसको, but after that वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आकर होने लगती है कि डाउनफॉल आने लगता है। तो वहाँ पर केस स्टडी में कुछ ऐसा ही जो वो किया गया कि एक MBA स्टूडेंट आता है मैनेजर बनकर, मैनेजर की स्टडीज़ करके, और वो सारी चीज़ों को एनालाइज करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। उसने देखा कि प्रॉब्लम है कि इतने सारे फ्लेवर्स हैं, लेकिन जो मेरे हॉट सेलिंग फ्लेवर हैं वो 3 से 4 फ्लेवर्स हैं। अब वो जो सुपरफ्लूअस और एक्स्ट्रा रेंज वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करते हैं और उन 4 या 3 फ्लेवर्स पर मेन फोकस करते हैं। और इसमें 3-4 स्टडीज़ थी, अभी मैं वो आगे कनेक्ट करती जाऊंगी आपके साथ। और
वहां वो जब इस चीज को एलिमिनेट करके अपने केवल 4 फ्लेवर्स पर ध्यान देता है तो उसका जो लॉस था वो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस से मतलब वो लॉस खत्म हो जाता है और उन 4 फ्लेवर्स की हॉट सेलिंग होने लगती है क्योंकि कस्टमर को वही पसंद है। एक्स्ट्रा फ्लेवर्स कस्टमर, कोई 10 में से 1 फ्लेवर पसंद आता है, फ्लेवर समझ में आता है, कस्टमर ट्राई करता है, नहीं करता, दैट्स द डिफरेंट थिंग। लेकिन उस केस में जो ऑनर होता है उसके पास डेड इन्वेंट्री कलेक्ट होने लगती है और वो डेड इन्वेंट्री कलेक्ट करने का ना तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास टाइम है और ना हम उसको एज अ लॉस बियर कर सकते हैं। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं इसको साइज में लेकर आती हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड साइज में मिलता है आपको, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg। अब अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा सुपरफ्लूअस क्वांटिटी में ले आऊँ, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150, 200, 250, 300 ग्राम, तो जो मेरी मेन सेलिंग है वो स्टैंडर्ड साइज की हो रही है। जो मीडियोकर साइजेस हैं वो मेरे लिए डेड इन्वेंट्री ही कलेक्ट कर रहे हैं। This is called simplification. Standardization means you are using standardized tools, raw material and equipments. Simplification means you are eliminating superfluous and unnecessary products from your range. So it will decrease your inventory, dead inventory basically. Next हमारी टेक्निक आती है मेथड स्टडी। और फ्रेंड्स इसकी जो मेन कोर लाइन है, दिस इज द वन बेस्ट वे टू डू ईच जॉब। whenever we are doing something we should focus that we should working on a simple and best method, one best way to do the work. आप कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में बार बार काम के करने के तरीके को, मेथड को चेंज नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू गो वन बेस्ट वे टू डू द वर्क। इट विल डिवाइज योर असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट यूजिंग मेथड स्टडी। आपकी बहुत सारी चीज़ों को डिवाइज होने से ये बचा सकती है। नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी जो बेसिकली है, इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स। how many movements are productive and how many movements are unproductive. So basically motion study का work है unnecessary movements को less करना। How? For example, अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमारी जीन्स बनाने की फैक्ट्री थी, अभी भी वही चल रही है। तो जीन्स बनाने की फैक्ट्री में आपके पास 20 वर्कर्स हैं, लेकिन मैं सीजर लाती हूँ 10, इंच टेप लाती हूं 10। अब what will be happen? If one person is cutting the fabric, second person is waiting. If second person is measuring the fabric and first person is waiting कि आप कर लो, अब मैं करता हूँ। यहाँ एक ही टूल बॉक्स है, दूर बहुत रखा हुआ है, वहाँ वर्कर जा रहा है, 2-4 लोगों से बात कर रहा है, फिर आ रहा है, तो टोटली दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। तो व्हाट इज द मोशन स्टडी सजेस्ट? मोशन स्टडी सजेस्ट करती है, इफ यू आर हैविंग 20 वर्कर्स, अरेंज 20 to 25 सीजर्स ओवर दैट and provide 1 scissor, 1 inch tape, 1 scale to everyone so that they cannot move here and there, and their all movements and all motions will be productive. This is the study of productive and unproductive movements. तो आपको unproductive movements को कम करना है, ना कि increase करना है। जब आप अपने वर्कर को सारा टूल बॉक्स प्रॉपरली प्रोवाइड करा दिया तो अब उसके पास उठकर जाने का कोई चांस नहीं है, अगर उसके पास कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं होता। और आप टूल बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा सामान भी अपने पास स्टोर में रख सकते हैं, सो दैट कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको तुरंत इमीडिएटली प्रोवाइड कर दें, वो बैठा ना रहे कि अभी सामान आएगा देन आई विल स्टार्ट वर्क। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड मोशन स्टडी। स्टडी bodily movements, productive, incidental and unproductive. Eliminate unnecessary motions. Example, Taylor and Gilbert reduced bricklaying motions from 18, 5 quadrilaterals productivity. अगर आप इन मूवमेंट्स को कम करते हो
जैसे कि अगर हम स्टडी करते हैं कि जो बॉडी मूवमेंट्स है वो 18 तरीके की, कभी यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिव है वो 5 है। अब आपको इस पर वर्क करना है। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी जो अभी फंक्शनल फोरमैनशिप में आई थी, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, दिस इज द सेम काइंड ऑफ स्टडी। आपको अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी और टाइम, इन सब पे मैनेजमेंट करना है। यू विल हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। टाइम मेजरिंग डिवाइसेस लगाइए, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने एम्प्लॉयड हैं, कौन कितनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर पा रहा है, इंसेंटिव स्कीम्स लगाइए, और आप कैलकुलेट कीजिए लेबर कॉस्ट को कि एक लेबर ने इतनी देर में इतना काम किया और इतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस किया। अब उस यूनिट की कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट को आप ऐड कीजिए तो आपकी एक कॉस्ट शीट बनकर आती है। इसको बोलते हैं टाइम एंड कॉस्ट शीट। तो यही टाइम स्टडी का वर्क है कि आपको वहाँ स्टडी करना है कि कौन सा वर्कर कितनी देर में कितना काम कर लेता है। नेक्स्ट वन इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी हमें बताती है अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। पर्सन इज टायर्ड when he is joined at 8 AM and lunch है उसका 2 PM. That person is passing the time after 1 PM. कि अब वो थक चुका है। फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, and that person is feeling a tiredness. Got it? That person is feeling a tiredness, और वो अब 1 बजे के बाद वेट कर रहा है कि कब उसका लंच होगा, कब वो करेगा। टोटली वो 1 घंटा वेस्ट कर रहा है। 2 to 3 उसका लंच टाइम है, 2 आवर्स हो गए उसके पास। अब उसको 5 और 6 o'clock पर आपने रिलीव करना है। अब सेम ऑब्वियसली वो पूरे दिन का थका था, 2 घंटे रेस्ट कर लिया, 3 बजे उसने काम ज्वाइन किया, 3, 4, 5 बजे के बाद अब वो वर्कर फिर से टाइम पास कर रहा है कि 6 o'clock उसको घर जाना है। टोटली आपके 3 आवर्स वेस्ट किए। 3 नहीं तो आप 2.5 आवर्स लगा लीजिए, क्योंकि वर्कर थक चुका है, उसकी गलती नहीं है, वो टायर्ड हो चुका है, फिड अप हो चुका है वो। अब हमें इसमें बेसिकली क्या करना है, लुक स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि हम लोग लुक 8 AM लंच है और 6 PM उसको जाना है। जनरली जितनी भी फैक्ट्रीज का टाइम होता है वो इतना ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने उसे 2 PM पर लंच दिया है, दैट इज 1 आवर। अब यहाँ और यहाँ वर्कर टाइम वेस्ट कर रहा है, थक गया है वो, ही इज एक्चुअली टायर्ड, और 1 घंटे का उसका ब्रेक ओवरऑल आपने दिया ही हुआ है। लेकिन अब टेलर ये सजेस्ट करते हैं कि आप इतनी लॉन्ग स्पैन पर मत चलिए। लुक 8 AM एक वर्कर ने अपना काम ज्वाइन किया, ही इज डूइंग वर्किंग। आपने 11 AM उसको 15 और 20 मिनट्स का एक टी ब्रेक दे दिया, सो दैट पर्सन विल गेट हिमसेल्फ फ्रेश। वो अपने आप को फ्रेश करने की कोशिश करेगा और ट्राई टू हिमसेल्फ फ्रेश। और अब वहां पर आपने उसे 1:30 पर 30 मिनट्स का लंच दे दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि 11 से 11:15 वो चाय पीकर आया था, फ्रूट ब्रेक करके आया था, दैट्स देयर ओन चॉइसेस। 1:30 पर उसको आपने हाफ एन आवर का एक लंच ब्रेक दे दिया, उसने अपने आप को रिफ्रेश किया और वो 2 बजे फिर काम पर आ गया। 2 बजे के बाद आपने 4:30 बजे करीब अप्रॉक्सीमेटली 4:30 PM पर आपने उसे फिर से 15 मिनट का एक टी ब्रेक दे दिया, सो दैट पर्सन विल गेट चार्ज्ड। गॉट इट? एंड 6 o'clock पर आपने फिर से उसका ऑफ कर दिया, डिस्पर्सल कर दिया। ओवरऑल अगर हम ड्यूरेशन लगाते हैं, दिस इज अ 1 आवर। और अगर मैं लगाती हूँ कि आप कहेंगे मैम ब्रेक से आने के बाद वर्कर टाइम लेगा, व्हाट इज इन, तो 5 मिनट्स यहाँ लगा लीजिए और 5 मिनट्स यहाँ लगा लीजिए। ओवरऑल 10 मिनट्स, 1 hour 10 minutes, and earlier it was approximate 3 hours.
दिस इज कॉल्ड फटीग स्टडी. तो फटीग स्टडी कहती है कि देयर विल बी अ फ्रीक्वेंसी बिटवीन रेस्ट इंटरवल्स सो दैट द पर्सन विल चार्ज एंड रीगेन his or her stamina. Causes of fatigue: long working hours, unsuitable work, bad working condition, uncoordination with superiors. तो इस तरीके से अगर आप वर्क करेंगे तो आपका वर्कर जो है वो हमेशा हैप्पी रहेगा और वो आपके साथ पूरा कोप अप करेगा. नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को एक ट्रिक है बहुत छोटी सी, इसको ऐसे याद रखिएगा, जैसा काम वैसा दाम, जितना काम उतना दाम. अ पर्सन हु इज वर्किंग इन हिज और हर पर्टिकुलर मैनर, how many number of units he is producing, he'll get that money in that proportion only. Not more, not less. It is a kind of motivation. A person who is skilled, he is getting more. And a person who is trying to be skilled or unskilled, he'll motivated to get that much amount, whatever the skilled person is getting. This is the differentiation and motivation mean between skilled and unskilled, efficient and inefficient worker. अब इसमें efficient worker try करेगा कि वो और काम करे, और अच्छा काम करे, और inefficient worker try करेगा कि वो एटलीस्ट efficient वाले worker तक पहुंच जाए. Higher rate of workers meeting exceeding standard outputs, lower rate worker below standard motivates efficiency. Examples: 10 units above standard 50 rupees, below 40 rupees. अगर कोई 10 यूनिट से ज़्यादा बना लेगा आप उसे 50 रुपये पर यूनिट प्रोवाइड कर रहे हैं, 50 रुपीज़. और अगर कोई 10 यूनिट से कम बनाएगा तो आप उसे 40 रुपीज़ पर यूनिट दे रहे हैं. तो एवरी पर्सन विल ट्राई टू रीच इट्स टारगेट दैट इज अ 10 यूनिट. और इसमें एक एग्जाम्पल ये भी आता है, इसमें डिपेंड करता है क्वालिटी वाइज. जैसे एक वर्कर है वो बहुत डिज़ाइनर वर्क कर रहा है, इनोवेटिव वर्क कर रहा है, आपने उसका चार्ज अलग रखा हुआ है, लाइक आपने उसे 80 रुपीज़ दे रहे हैं या 70 रुपीज़ दे रहे हैं. अ पर्सन हु इज़ डूइंग अ बेसिक वर्क, नॉर्मल वर्क, आप उसको 50 रुपीज़ दे रहे हैं 6. तो दैट जो 20 या 30 रुपीज़ का डिफरेंस है, दिस विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर बोथ ऑफ देम. व्हाट नाउ द नेक्स्ट, मेंटल रिवोल्यूशन. मेंटल रिवोल्यूशन जैसे हम पहले 2 प्रिंसिपल्स में पढ़ के आए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यहाँ पर भी यही है कि यू विल हैव टू चेंज कंप्लीट एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर. वी शुड हैव अ पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, like management and worker. Both should have a good feeling and positive feeling. Both should realize they need each other and aim to increase the size of the surplus rather than quarreling or chaos situation and chaotic situation. So that's all in today's video. I hope you are getting well. आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और बने रहिए हमारी अगली वीडियो में. जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूल प्रिंसिपल्स के साथ. थैंक यू.